नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा उनके झूठ का उद्देश्य केवल राजनीतिक। राहुल पर विदेश में देश का नाम खराब करने का लगाया आरोप। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। रविशंकर प्रसाद ने कहा महाकुंभ हादसे में आ रही है साजिश की बू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, सभी दलों ने झोंकी ताकत। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों के लिए मतदान, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ ने दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने पर डाला प्रभाव। जेएनयू की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान संपन्न। उमड़ा जन सैलाब, साधु संत और सन्यासियों के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय का ब्रेकिंग न्यूज यह है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी गया। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए पदनाम ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी को इन शब्दों में घेरा। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान का उन्होंने खंडन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य केवल राजनीतिक, ये विदेश मंत्री ने कहा अपने बयान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राहुल गांधी विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, देश की छवि को और देश को नुकसान पहुंचाते हैं अपने बयानों से, अपने कार्यों से। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी को घेरा। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने लोकसभा में इस तरह की टिप्पणी की थी। उसके बाद विदेश मंत्री का यह खंडन आया है और विदेश मंत्री ने यह जवाब दिया है राहुल गांधी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान को लिख करके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी को घेरा, उनके आरोपों को झूठा करार दिया, उनकी बातों को झूठा करार दिया, उनके बयान का खंडन किया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्योंकि संसद में राहुल गांधी ने इस तरह का बयान आज ही दिया था जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस तरह का बयान दिया था। उसके बाद विदेश मंत्री ने यह खंडन किया है राहुल गांधी के बयान का और राहुल गांधी को उन्होंने घेरा। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो झूठ है और उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक गेम इस बयान के जरिए कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में खुद ही देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहते हैं। ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट पर यह बात उन्होंने कही है, यह स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर दिया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपने बयान में विदेश नीति पर कई सवाल उठाते हुए और साथ में जो डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर टिप्पणी की थी। साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आमंत्रण निमंत्रण को लेकर ये देखिए जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। उन्होंने लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और NSA से मिलने गया, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी गया। मेरे प्रवास के दौरान NSA नामित होने वाले सदस्य ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा, यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह तो आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा ही किया जाता है। तो उन्होंने साथ ही कहा, इसका मकसद क्या है? राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जोरदार खंडन किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयानों का। बहरहाल संसद में जो संसद की कार्रवाई है वो चल रही है। बजट सत्र के आज तीसरे दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा में भाजपा के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज चर्चा की शुरुआत की, जबकि राज्यसभा में भाजपा की सांसद किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत की थी। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी को देश की माटी से प्यार है, वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे में साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महान आयोजन चल रहा है, उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति पर कांग्रेस की संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी की एक हालिया टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है और यह उनके राजनीतिक डीएनए में है। माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है, ये उनकी परंपरा बन गई है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरी अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात करें? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं
तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा चल रही है, तो इस चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नयापन नहीं था। I heard the president's address and I listened to it, and I must say I struggled through the president's address to maintain my attention on what was being said, because I had heard pretty much the same president's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of president's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेबुनियाद बातें कही जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी के बयान को चीन का महिमा मंडन करने वाला भी बताया। बुनियाद तथ्यों पर आधारित नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं थी। कुछ लोगों का नाम लिया जो सदन के मेंबर नहीं है, और चाइना का महिमा मंडन ज़्यादा किया। भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, स्वाभिमान, सम्मान और जो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, जो हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 11 से 5 पे आए, 5 से 3 पर आने की ओर अग्रसर हैं, जो कई मामलों में भारत विश्व में नंबर 1 पे आ रहा है, उसका भी वर्णन करना चाहिए था। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सत्ता पक्ष पर लगे गए आरोपों का सत्ता पक्ष ने खंडन किया। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी इसे साबित करें, नहीं तो सदन में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। इस तरह से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज राहुल गांधी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में फर्जी वोटरों की वजह से शिवसेना और बीजेपी ने जीत हासिल की। क्या कहेंगे उनके हार के बाद? उनको यही कहना है, जब लोकसभा में कुछ सीटें ज्यादा जीती तो उनको ये नहीं लगा कि कुछ धांधली हुई है। और ये जब भी उनको इलेक्शन का प्रक्रिया ही पता नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमको रोल देना चाहिए। रोल अवेलेबल है साइट पर, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, और हर समय जब भी इलेक्शन प्रोसीजर में डिलीशन होते हैं वोट्स के, एडिशन होते हैं वोट्स के, तो हमेशा अपग्रेड होकर साइट पर मिलते रहते हैं। ये उनको यही पता नहीं है, और सभा गृह में आके इतनी बड़ी बड़ी बात कहेंगे, लोगों को झूठ कहेंगे। मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से ये कहना ठीक नहीं है। उनके पास अगर सही मायने में कोई प्रूफ है तो लोगों के सामने वो लाना चाहिए। अगर नहीं ला पाए तो सबके सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। सर, एक बड़ी बात और कही, जिस तरह से एससी ओबीसी जो सांसद हैं जो सत्ता पक्ष में, उनको बोलने का भी राइट नहीं, इस आरोप पर हमेशा की तरह बेबुनियाद बातें करने की आदत राहुल जी को है। आज भी उन्होंने वही कही। महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे जी, जिनका साफ कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके लिए उनको ये प्रूफ करना चाहिए, नहीं तो सदन में उनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन संजीव के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी की सांसद किरण चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का सपना भारत के हर नागरिक का सपना है। उन्होंने कहा कि सरकार 2027 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। Bharat is not just about economic development. It is about breaking the chains of dependence, achieving modernization, and ensuring that our political, economic, and social progress go hand in hand. And this is the dream of every citizen in India today. Viksit Bharat is a profound reflection of the dreams of the sages
and visionaries such as Swami Vivekananda. Indian economy now records a steady credit growth. Banks post higher profitability and lower NPAs. And by 2047, sir, we envision India as a 30 trillion economy, the third largest in the world. And this is not just about GDP. It's about creating a society that values equity, sustainability, and innovation. और संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन संसद की कार्यवाही देखने के लिए रूस का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा। इसमें रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। ड्यूमा रूसी संसद का निचला सदन होता है। इसके साथ ही वोलोदिन भारतीय नेतृत्व से मिले और राज्यसभा का दौरा भी किया। यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष ने जहां 2 बार सदन से वॉकआउट किया, वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच प्रश्नकाल चला। साथ ही लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा में पेश कर दिया गया और दोपहर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। बजट सत्र के तीसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ के मुद्दे पर हंगामा किया। हालांकि दोनों सदनों की कार्यवाही चलती रही, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने सदन से 2 बार बहिर्गमन किया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। विपक्ष की नारेबाजी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन करने की अपील की। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति की सभापति ने निंदा की। अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। For me it's great pain because question hour is an occasion particularly for the opposition to enforce accountability of the government by incisively asking certain questions. Their absence is very painful. गतिरोध को लेकर संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। विपक्ष के गतिरोध के बीच दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान तमाम मंत्रालयों के जवाब दिए गए। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार और अवसर देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, जिससे युवाओं की भागीदारी विकसित भारत को बनाने में बढ़ रही है। युवा देश की शक्ति है। युवा के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उसमें युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका सोशल एक्टिविटी के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से उसको सिंगल विंडो सिस्टम से एक्सपोजर मिले, इसके लिए माय युवा भारत पोर्टल तैयार करा गया है। वहीं राज्यसभा में नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं इस साल अप्रैल से शुरू कर दी जाएंगी। Very soon in the month of April, we see the regular operations being started from the Jewar Noida International Airport. And on top of that, regarding the connectivity from my side, based on civil aviation, we can say that all the Air India or Indigo especially, they're very excited to come up with more connectivity from this location because it becomes a strategy location for Western Uttar Pradesh and also for the NCR.
दोनों सदनों में दोपहर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की। अनुज यादव, नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। अब 5 फरवरी को करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 699 उम्मीदवारों में से 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपने किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। तो दिल्ली में 5 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। विभिन्न जिलों में दिल्ली पुलिस की टीम कड़ी निगरानी रखे हुए है ताकि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। अपनी पुख्ता सुरक्षा के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स और शराब भी पकड़ी है और कई गिरफ्तारी भी की है। इस चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा देख रहे दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम, इस पर बात करेंगे देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी से। सर, इस बार क्या स्पेशल अरेंजमेंट किए गए, कितनी सीजिंग हुई और क्या कुछ इस बार जो आपने रेड कंडक्ट करी है जगह जगह चेक पॉइंट से, वहाँ पर क्या कुछ मिला? रेड्स की बात है तो इस बार हमारा लिकर और ड्रग्स का रिकॉर्ड सीजर हुआ है। हम लोगों ने लगभग 1,08,000 लीटर शराब जो कि लगभग 4.25 करोड़ रुपए मूल्य की है उसको बरामद किया है अभी तक। और इसके अलावा जो 196 kg नारकोटिक्स ड्रग्स कहते हैं उसको लगभग 78 करोड़ की उसको बरामदगी की गई है, जो कि बाकी चुनावों से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव एक्शंस भी काफ़ी लिए हैं ताकि शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनको सुदृढ़ किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी हेल्प ली गई है। और जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या बाकी जो इलेक्शन में डिप्लॉयड स्टाफ हैं या जो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी बरकरार हमारा तालमेल बरकरार है। और जो माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। मेजर ड्राइव चलाई गई इलीगल बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के, किस तरह की वो ड्राइव थी, कितना अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि इलेक्शन में ये लोग गड़बड़ी कर सकते थे? कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से जारी है और इलेक्शन के दौरान कानूनी कार्रवाई में बढ़ावा भी किया जाता है ताकि शांति स्थापित पूरी तरह से की जा सके। तो उसमें कि कोई भी आदमी या कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसके खिलाफ जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उन्होंने काफ़ी एक्शन लिए हैं और वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 तारीख तक बैलेट जो है ईवीएम है उसकी सिक्योरिटी को कैसे आप प्रिवेंट करेंगे कि वो उस समय तक, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर उस समय शुरू हो जाता है। जो ईवीएम की सेफ और सिक्योर कस्टडी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में चुनाव प्रचार का रंग कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज से बात करते हैं। धीरज, जरा एक बार तो पहले ये बता दीजिए कि इस बार का जो दिल्ली का प्रचार है उसमें बड़े अलग अलग तरह के रंग देखने को मिले, क्या क्या कुछ इस बार नया देखने को मिला दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में जो कि पिछली बार से अलग था, जिसे आपने नोटिस किया? देखिए, इस बार का जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव रहा वो कई मायनों में अलग रहा और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये है कि अभी जो शाम के 5 बजे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो ख़त्म हो चुका है। 699 जो उम्मीदवार हैं दिल्ली विधानसभा में, उनकी किस्मत अब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उम्मीदवार अब जनता के बीच नहीं जाएंगे और उनके लिए जो एक तरीके जो चुनाव की जो आचार संहिता है उसके मुताबिक ही वो 1-2 लोगों से बात कर पाएंगे। और दूसरा जो सवाल जो आपने पूछा चुनाव प्रचार को लेकर, इस बार का चुनाव प्रचार कई महीनों में अलग रहा। पिछले 2 विधानसभा को अगर हम देखें, 2015 की विधानसभा को और 2020 की विधानसभा को, तो इन 2 विधानसभाओं में एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो दूसरे जो विपक्ष के उम्मीदवार रहे उसके ऊपर उन्होंने एक तरीके से
जमकर हमला बोला और अपने आप को एक तरीके से ईमानदार दिखाने की कोशिश की। एक तरह से एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार के चुनाव को अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव की तुलना में, तो वही पार्टियां जो कभी ईमानदारी के दम पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, वही पार्टियां ईमानदारी के दलदल में एक तरीके से आपको फंसती हुई दिखी। और चाहे आम आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जैसे उन्होंने उनके उस ईमानदारी के पाठ पे घेरा और उनके वायदों पे घेरा, तो उस मायने में कहा जा सकता है कि बीते 10 साल के बाद जो दिल्ली की जो फिजा में जो विविध चुनाव के रंग दिखे, वो बिल्कुल अलग से इस बार दिखे। जिस आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये करप्शन मुक्त पार्टी है, भ्रष्टाचार को ये खत्म करने के लिए ये इनका उदय हुआ है, और जिस तरीके से जिस जोर शोर से देश की जनता, दिल्ली की जनता ने उनको करप्शन के मुद्दे पे उनका साथ दिया, तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ शीश महल के मुद्दे आए, किस तरीके से शराब घोटाला का मुद्दा आया, किस तरीके से हमने देखा कि यमुना की सफाई का मुद्दा आया, और किस तरीके से हमने देखा कि चाहे जो पाइपलाइन की बात हो, पाइपलाइन बिछाने के लिए एलजी ने ही आरोप लगाए कि आपको हमने 28,000 करोड़ रुपये दिए, वो पैसा नहीं लगा। धीरज, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों ने, उनके बड़े नेताओं ने अपनी रैलियों में काफ़ी उठाए, लेकिन आपने दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में आप गए रिपोर्टिंग करने के लिए, इलेक्शन की रिपोर्टिंग आपने की वहाँ से बहुत सारी। ये बताइए कि दिल्ली की जनता जो है, उनके ज़हन में इस बार आपने क्या पाया कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको सबसे ज़्यादा, कुछ ऐसे बड़े मुद्दे जो कि उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं इस बार के चुनाव में? हम एक तरह से समझ सकते हैं कि वो जब वोट करने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में वो मुद्दे रहेंगे। देखिए, जो दो फैक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के चुनाव में। एक फैक्टर है महिलाओं का फैक्टर है, और दूसरा का जो फैक्टर है वो गंदे पानी का फैक्टर है या यमुना नदी का फैक्टर है। लेकिन गंदे पानी के फैक्टर को हम लोग ये समझते हैं कि दिल्ली के लोगों ने महसूस किया है, और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है लोगों ने, आप जहाँ आपने जो स्टार प्रचारकों की सभाओं में भी आप देखते पाएंगे, या अगर आप कैंपेन करने के लिए निकलते हैं या आप स्थानीय लोगों से बात करने के लिए निकलते हैं, तो किस तरीके से हम देखें कि गंदे पानी के मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी हम कह सकते हैं कि घिरते हुई देखी। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हमने तो आपसे वायदा किया था कि 20,000 लीटर पानी आपके घर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन 20,000 लीटर कैसा पानी आप पहुंचाएंगे? और जिस तरीके से इस कैंपेन को हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस ने हो, उन्होंने जो गंदे पानी के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया, और इसी गंदे पानी के उलझन में आम आदमी पार्टी को, चाहे वो हरियाणा में पानी के जहर की बात उन्होंने कही, या उन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार जहरीला पानी दिल्ली सरकार के लिए परोस रही है, और उसी गंदे पानी से फिर यमुना की सफाई पे हमारा चुनावी मोड़ आया कि यमुना की सफाई ने जिस तरीके से जोर पकड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने, आपने सुना होगा कि शुरुआती दौर में ये कहा कि यमुना की सफाई के ऊपर हमें वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जबकि यमुना की सफाई का मुद्दा जोर पकड़ा, तो एक तरीके से वो लोगों से माफ़ी मांगते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि जो 3 ऐसे मुद्दे थे, जो 3 ऐसे वायदे थे जो मैं आपको पूरा नहीं कर पाया, अगर अगली बार हमें आप चुनते हैं तो मैं इन वायदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, और इस बार एक बात और देखने को मिली कि चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर जो नॉन परफॉर्मेंस है, उसके मुद्दे को दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने इस बार बहुत दूसरे चुनाव से अलग जा करके यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर इस बार डबल अटैक टाइप का देखने को मिला। देखिए, जनता ने ढेरों सवाल रखे, और जनता के इस बार ढेरों सवाल थे। जनता के ढेरों सवाल इसलिए भी थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 11 साल पूरा कर लिया है, और 11 साल जबकि आप सत्ता में होते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपके जो वायदे होते हैं, जनता के द्वारा जो किए हुए वायदे होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरी चीज़, उन्होंने जो वायदे कर रखे थे, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का वायदा था, तो मोहल्ला क्लिनिक हो सकता है कि शुरू में आम आदमी पार्टी ने बनाए हो तो उसकी स्थिति बेहतर हो, बाद में उसी मोहल्ला क्लिनिक में जो हम कह सकते हैं कि जो पालतू पशु होते हैं उनको भी लोगों ने बसते हुए देखा।
चाहे हम शिक्षा की ही बात कर लेते हैं तो शिक्षा के शुरुआती दौर में उन्होंने शिक्षा के मॉडल पर जरूर अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन बाद में जो लोगों को पता चला कि यहाँ तो 10वीं के क्लास के 1.5 जो लाख छात्र हैं वो फेल हो रहे हैं, तो शिक्षा मॉडल पे भी एक तरीके से जो उनकी रिपोर्ट आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सीएजी की जो रिपोर्ट आई और सीएजी के रिपोर्ट के जरिए जो यहाँ की जो जनता है उसको बाकी चीज़ों को भी जानने का मौका मिला। और इसीलिए अभी तक जो सरकार थी वो सीएजी के रिपोर्ट को एक तरीके से जब विधानसभा के पटल पर नहीं लाना चाहती थी, उनको मालूम था कि सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी तो बहुत सारे खुलासे जो हैं या बहुत सारे हमारे 10 साल 11 साल की जो हमारी कमी है उसको उजागर करने का। और जिस तरीके से हमने देखा कि सीएजी की रिपोर्टिंग पे बहुत शानदार मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, चाहे आप शिक्षा के मामले में कर लें, चाहे आप स्वास्थ्य के मामले में कर लें, सड़क के मामले में कर लें, यमुना नदी के मामले में कर लें, तो यही सब वजह रहा कि ये रिपोर्ट देर से आई। बिल्कुल ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था कि और जो सबसे महत्वपूर्ण कि जो आम आदमी पार्टी ने जो गरीबों का एक तरीके से दामन पकड़े हुए था, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी की समस्या, चाहे झुग्गी वासियों की समस्या, तो इस बार दिखा कहीं न कहीं ये दिखा कि उन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपनी एक पकड़ या उसमें कह सकते हैं कि उसमें एक संनिमारी की जो कोशिश की और उनका जो दर्द एक तरीके से जो झुग्गी वासियों का दर्द है वो छलक कर सामने आया। बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार से ये जाकर के जुड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जुड़ने के लिए और ये तमाम विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता धीरज जुड़े थे और दिल्ली चुनाव और उसके मुद्दे पर बात कर रहे थे। और एक और मुद्दा दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है जिसकी बड़ी चर्चा है, बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ का मुद्दा। तो राजधानी दिल्ली पर पड़े इसके प्रभाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है। दिल्ली में अवैध प्रवासी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है, जिससे मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जेएनयू की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे अवैध रूप से बसने वालों की इस आमद ने न केवल शहर की जनसांख्यिकी को बदल दिया है बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को भी बाधित कर दिया है, संसाधनों पर दबाव डाला है और इसमें आपराधिक नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण ने अनिर्दिष्ट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार आमद को यहां बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब बात महाकुंभ और तीसरे अमृत स्नान की। तो तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का बसंत पंचमी पर आयोजित आज तीसरा अमृत स्नान संपन्न हो गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीकों से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ तड़के 4 बजे स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का यह अमृत स्नान आज शाम 4 बजे तक चला। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हुए। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासियों के जुलूस ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। वहीं श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा ने सबसे बाद में अमृत स्नान किया। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था, तो वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। महाकुंभ में शाम 4 बजे तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की आज डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की संख्या ने 36 करोड़ से भी ज्यादा के आंकड़े को पार कर लिया है। और भव्य महाकुंभ मेले में एक विशेष पहल का अनावरण किया गया है, नमो ऐप पवेलियन।
जहां आस्था, सेवा और डिजिटल इंडिया का विजन एक साथ आते हैं। यह मंडप यह जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि डिजिटल नवाचार और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं देश भर में जीवन को कैसे बदल रही हैं। नमो ऐप पवेलियन में चित्रों के जरिए प्रधानमंत्री का अब तक का जीवन सफर को भी दर्शाया गया है। युवाओं के बीच इस पवेलियन का काफी क्रेज है और बड़ी संख्या में युवा यहां आ भी रहे हैं। इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र। महाकुंभ नगर में परेड ग्राउंड में स्थित नमो ऐप का पंडाल बेहद आकर्षण का केंद्र है, खासकर युवाओं में। युवा यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से लेकर अब तक राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्यों से परिचित हो रहे हैं और राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी लेकर जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या उद्गार हैं युवाओं के। जब नमो ऐप के इस पंडाल में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक सामने जो पंडाल का पहला भाग है वो नरेंद्र मोदी यात्रा अविराम अनवरत, जिसमें 1950 में 17 सितंबर में उनके जन्म से लेकर आगे की अब तक की साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने तक की सभी यात्राओं को पिक्चर्स के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से बेहद अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया गया है। साल 2014 से लेकर साल 2024 तक की जो अंतर यात्रा रही, जो भारत के विकास की गाथा रही है और जो अनवरत जारी है, उसके रियल टाइम जानकारी, हर एक कल्याणकारी योजनाओं के बेनिफिशरीज की संख्या और साथ ही साथ उनकी वास्तविक संख्या माईगव पोर्टल के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया जो कि बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी यहाँ पर हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री का ये AI वर्जन यहाँ पर सवालों के भी जवाब देता है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल ने भारत में लड़कियों को सशक्त बनाने में किस प्रकार योगदान दिया, तो इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर में सुना जा सकता है। निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देकर भारत में लड़कियों को सशक्त बनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नमो ऐप पंडाल के इस सेक्शन में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नमो ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर वीडियो क्लिप के जरिए जान रहे हैं और साथ ही साथ जल संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ लेने का भी यहाँ पर सेक्शन है, जहाँ पर आप अपने डिटेल्स भरकर यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। कुछ युवाओं से बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो आप ऐप देख रहे हैं, ये कितना प्रेरित करता है? प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा को तो स्थापित ही करता है, देश भी गढ़ने की प्रेरणा देता है। ये ऐप हमको डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का मौका देता है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और हर एक सवाल का सबसे बहुत अच्छा है ये ऐप है। इसमें हम अपने हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं। इस पंडाल के प्रदर्शक पुंडरीक मिश्रा हमारे साथ हैं। कितनी आमद रफ्त लगभग रोज युवाओं की हो रही है और कौन कौन सी चीजें इसमें और एग्जिबिट की जा रही हैं? इसमें लगभग जो है प्रतिदिन हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ रहे हैं और युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। इस पंडाल में आने वाला हर युवा प्रेरित होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से। वो जानता है कि कैसे 2047 के लिए 24/7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधक के रूप में राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ नमो ऐप एक ऐसा ऐप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात ऑल इंडिया रेडियो के जरिए करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने मन की बात प्रधानमंत्री से करना हो तो आप नमो ऐप के जरिए कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो बहुत ही खास है ये स्टॉल। और महाकुंभ 2025 में पुण्य कमाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था कई शिविरों में की गई है। ऐसा ही एक शिविर भारत नेपाल मैत्री संघ का भी है, जिसमें लोगों के निःशुल्क ठहरने, भोजन, पूजन, यज्ञ और हवन कर्म आदि की व्यवस्था की गई है। काठमांडू पशुपतिनाथ जी से पधारे गर्गाचार्य संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने महाकुंभ और गुप्त नवरात्रि के मौके पर लोगों से यहां आकर पुण्य लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। और महाकुंभ में आज के अमृत स्नान पर कि किस तरह का ये अमृत स्नान रहा, कैसी तैयारी रही,
जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पर बात करने के लिए। विकास, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सब कुछ सकुशल रहा आज के अमृत स्नान में, और श्रद्धालु जो हैं वो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के पहुंचे, देश विदेश के श्रद्धालु, और उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई आज। जी बिल्कुल, आज तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह भीड़ खुद ही स्वयं बता रही है कि अभी श्रद्धालुओं को तांता रुका नहीं है संगम तट पे जाने के लिए। यह अनवरत जारी है, लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों का स्नान तो पूरा हो गया है, लेकिन श्रद्धालु जन इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, वो देर रात तक आते हैं। यहाँ दिन और रात का पता नहीं चलता है। ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीरें आपसे साझा करते रहें, लाइव तस्वीरें साझा करते रहें, दिखाएं कि अभी भी यह आस्था का जन सैलाब रुका नहीं है। यह अभी भी चला जा रहा है संगम तट पर। हम संगम नोच पर ही हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर आप देख सकते हैं कि देश दुनिया से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर ये आ रहे हैं। ये श्रद्धालु सीधे संगम तट पे जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर इतने कई करोड़ श्रद्धालु आए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। और क्या कुछ आज बसंत पंचमी के दिन अंतिम आंकड़ा होगा वो तो शाम को देर शाम प्रशासन जारी करेगा, लेकिन जो आंकड़े उसने जारी किए थे उसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज बसंत पंचमी के दिन अब तक स्नान कर चुके हैं। और ये भीड़ बता रही है कि अभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग किस तरीके से संगम के तट पर, गंगा के घाटों पर चले आ रहे हैं स्नान करने के लिए। प्रशासन ने इस तरीके से व्यवस्था की थी कि किसी प्रकार से यात्रियों को कोई दिक्कत न रहे, डाइवर्जन प्लान बनाया है यहाँ पर। तो तमाम सारी चीजें ऐसी की आज व्यवस्था को लेकर, विकास आज जिस तरह से व्यवस्था को लेकर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से ही वॉर रूम में पहुंच गए और हर चीज पर उन्होंने नजर रखी, तो उनकी चुस्ती का भी आज व्यवस्था पर ज्यादा असर दिखाई पड़ा और सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हुआ। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी की तैयारियों की व्यवस्था यहाँ पर मेला प्रशासन के साथ बैठक भी की थी, लगातार कई बार बैठक की, और वो आज सुबह से ही लगातार निगरानी बरतते रहे। यहाँ पर पल पल की जानकारी लेते रहे मेला क्षेत्र में क्या किस पॉइंट पे क्या कुछ हो रहा है। चूंकि इतना बड़ा मेला क्षेत्र है, 25 सेक्टरों में बांटा गया है, लोगों से भी ये अपील की गई थी जो जिस मार्ग से आ रहे हैं, गंगा अगर वहाँ पे है तो आप वहीं पे स्नान कर ले। संगम नोच पर ही जितना महत्व है स्नान का, अमृत स्नान का, उतना ही गंगा के किसी भी घाट पर 12 किलोमीटर पर यहाँ सैकड़ों घाट बनाए गए हैं। उन सभी जगहों पर निगरानी बरती गई थी, चौकसी बरती गई थी, जल पुलिस लगाई गई थी, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी, गोताखोरों की स्पेशल टीमें लगाई गई थी, बाकी जगह एम्बुलेंस लगाई गई थी। और सबसे बड़ी बात कि जो स्वच्छता मित्र हैं वो सबसे ज्यादा इस पूरे मेले के हीरो हैं। 15,000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं 24 घंटे, जो गंदगी नहीं होने देते हैं। करोड़ों की संख्या में जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गंदगी, कूड़ा भी होता है, लेकिन वो इस कूड़े को एक जगह रुकने नहीं देते हैं और चंद मिनटों बाद ही वो उस जगह से हट जाता है। तो निश्चित रूप से वो लोग भी जो है कह रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस मेले को स्वच्छ रखने का। और आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी इस कुंभ का उदाहरण की इतनी बड़ी संख्या में इतने करोड़ों लोग यहाँ आए और उसके बाद भी स्वच्छता की एक बड़ी मिसाल बनकर ये महाकुंभ उभर रहा है। जी विकास, बहुत सारे श्रद्धालु देश विदेश के जो हैं वो अभी भी जरूर वहां आने की योजना बना रहे होंगे। आज अमृत स्नान का की बात अगर की जाए तो आज अमृत स्नान, तो आज का स्नान अंतिम था, लेकिन इसके बाद माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान होना है, महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान होना है, और ये स्नान तो अभी 26 तारीख तक चलना है। देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए ग्राउंड जीरो से आप कुछ वहां से सलाह कुछ देना चाहेंगे कि अब वहां पर कब पहुंचे लोग, किस तरह से पहुंचे? बिल्कुल, अब बिल्कुल आप इंतजार न करें, चूंकि 23 दिन बचे हैं अभी इस महाकुंभ के। तो आप आइए, बेझिझक आइए यहाँ पर हर वो व्यवस्था की गई है जिसकी एक श्रद्धालु को, जिसकी एक पर्यटक को जरूरत होती है। यहाँ पर आपको पुलिस का ऐसा व्यवहार मिलेगा जिससे कि आप उसकी प्रशंसा कर सकें। निश्चित रूप से हर एक कर्मी को यहाँ बताया गया है कि आने वाले किसी श्रद्धालु को तकलीफ ना हो, कहाँ पर पार्किंग एरिया है, कहाँ से आपको साधन लेना है। आप रेलवे से आ रहे हैं, रेलवे के द्वारा आ रहे हैं,
रोडवेज के द्वारा आ रहे हैं, अपने साधनों से आ रहे हैं या हवाई सेवाओं के द्वारा आ रहे हैं, सारी कनेक्टिविटी यहाँ के लिए बेहतर बनाई गई है। अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं यहाँ पर, और साथ साथ जो रोडवेज की सेवा है उसमें एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश परिवहन ने वृद्धि की है। आसपास के जनपदों से अगर आना चाहते हैं, लेकिन आप दूर से आना चाहते हैं, हमने देखा आज भी देश दुनिया से यहाँ पर अन्य प्रांतों से लोग आए और आने के बाद उन्होंने एक बात साफ कही कि कई लोग इसको लेकर भ्रम फैलाए थे कि वहाँ अव्यवस्था है, लेकिन जब वो यहाँ पर स्वयं पहुंचे तो उनको लगा कि निश्चित रूप से इतनी सुविधाजनक व्यवस्था में लोग यहाँ पहुंच जा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल वो सुखद अनुभव महसूस किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। तो आप यहाँ आए, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी आनंद महसूस हुआ, अंदर आने के बाद काफी आनंद, बाहर में काफी अच्छा लगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अभी कभी देखा नहीं मैंने को, अभी तक ऐसा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मन खुश हो गया। सर हम लोग बिहार से आए हैं और स्पेशली यहीं के लिए आए थे और बहुत मजा आया, शाही स्नान करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए लालचंद, ये लोग अन्य प्रांतों से आए हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं आके इनको कितना सुखद अनुभव हुआ। जो हमारी सनातन परंपरा है, जो धार्मिक आस्था है, उसको इन्होंने अपना पूरा किया और जाके यहाँ से जो एक ऊर्जा है, जो कहा जा रहा है महासंयोग बन रहा है 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ में, तो बिल्कुल किसी को इंतजार अब नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द प्रोग्राम बनाकर महाकुंभ आ जाना चाहिए। निश्चित तौर पर बड़े भाग्यशाली हैं कि वहाँ कुंभ स्नान करने के लिए अमृत स्नान के दिन वो लोग पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोगों को जो आपके साथ उपस्थित है उनको शुभेच्छा भी, शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास। और महाकुंभ में प्रशासन की तैयारियों को अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु जमकर तैयारियों की प्रशंसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आभार प्रकट कर रहे हैं। तो महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने डीडी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। हमें महाकुंभ में आके बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को यात्रियों की सेवा में तत्पर है। पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से हो रही है और हम आने के बाद में देख रहे हो तो वास्तव में कुछ लग रहा है कि लोग कुछ दिखा रहे थे, लेकिन एक हमने खुद हमारी आंखों से देखा हुआ हम परिचय बता सकते हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं कर सकती है। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में आपने काम करके दिखाया, जैसे हम सोचते थे वैसा ही हमने आंखों से देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छे, योगी सरकार बहुत अच्छा काम किया और कितना और दोबारा कितना लोग आए तो वो मेंटेन कर रहे हैं। ब्यूटीफुल मेंटेनेंस, वेरी हैप्पी, थैंक यू, जय श्री राम। बहुत बढ़िया दर्शन रहा, भीड़ भाड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गया। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई दे पाएगा और जिस तरीके से हर एक चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। और अब कुछ और बड़ी खबरें। इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे के आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में 19,858 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है, 19,858 करोड़ रुपए का। ये जो 19,858 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, ये अगर हम कंपेयर करें यूपीए सरकार के एलोकेशन के समय से 18 गुना है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो है 1,04,000 करोड़ रुपए का। 5,200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बने। स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क या बेल्जियम का रेलवे नेटवर्क के बराबर मोदी जी ने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जोड़ा। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेल तेजी से सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मिशन मोड में काम हो रहा है। इस साल 7,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और सिग्नल कवच तो बहुत तेजी से लग रहा है। आप देख ही रहे हो, 10,000 लोकोमोटिव में कवच लग रहा है। मतलब मैंने कहा, जैसा आपको कहा, जो पश्चिमी देशों ने 20 साल में किया वो 6 साल में अपन कंप्लीट करके दिखाएंगे। और इस बार के रेल बजट में बिहार के लिए हुए आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार के लिए रेलवे बजट में 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को यूपीए सरकार के मुकाबले इस बार 9 गुना ज्यादा आवंटित किए गए हैं। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा एलोकेशन है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में ट्रैक आदि निर्माण के लिए 90,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही बताया कि बिहार में 10,700 किलोमीटर में कवच सुरक्षा प्रणाली लगाई जा रही है। अभी बिहार में रेलवे का नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का, 10,066 करोड़ का एलोकेशन, 90,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिला के 90,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट। बिहार में 1,700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। 1,700 किलोमीटर में कवच का काम लगाया जा रहा है। 12 वंदे भारत चल रही है अभी, 15 जिले कवर करती है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में हमारा पूरा ध्यान है। रोजगार बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष 2024 में 5 विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य हो रहा है। Since the corporate rate has been brought down, for incentivizing employment, a lot of every scheme that we bring in focuses on employment generation. Employment generation in the last July 24 budget has also been given 5 different schemes through which employment is being focused on. वहीं वित्त सचिव तोहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट ने अर्थव्यवस्था को पर्याप्त गैर मुद्रास्फीतिकारी प्रोत्साहन दिया है, जिससे वृद्धि को लगातार बल मिलेगा। उद्योग संगठन फिक्की में बजट पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि बजट में वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाया गया है। ऐसा विनिमय दरों, व्यापक आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और राजकोषीय समेकन को नियंत्रित करते हुए किया गया। In order to put the words into action, we need to actually, the path to Viksit Bharat has to be paved with concrete steps. And these concrete steps have to be taken contextually at taking the present economic context, but very well taking into mind where we are going. The budget we have come out in terms of various things balances all these imperatives. While we control the fiscal deficit consolidation, we also have sufficient stimulus in the economy, a non-inflationary stimulus, which will promote savings, investment, growth. It will push incremental growth, work on demand side, work on supply side. और फिक्की द्वारा बजट पर आयोजित कार्यक्रम में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने लगातार आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। Rates were otherwise within the narrow band of 0 to 10%. On 15 and 20% items were mostly which were covered under PLI and PMP schemes to promote Make in India. So this was the structure which we noticed and then decided to eliminate the 7 rates. These were in addition to the 7 rates which were eliminated in the budget of 23-24 when this exercise was started. और वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने प्रस्तावित नए इनकम टैक्स बिल पर कहा कि सरकार आम लोगों के साथ साथ उद्योग जगत की सुविधा को देखते हुए ये बिल लाएगी।
जिसे न सिर्फ वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होगी। Together we can actually give to the nation an act which is easy to comply and which provides clarity to the entire ecosystem. It's not a question of only tax department. It will be our document, and together we should be able to give it to the present generation and the future generation. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है। इस घोषणा के मुताबिक नए टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आम जनता मानती है इस बार का बजट शानदार रहा और ये उनको काफी लाभ देगा। इस बार का बजट खास रहा और आम आदमी के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि 12 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या कुछ जनता मानती है इस बार के बजट के बारे में? आम लोगों से जाने की कोशिश करते हैं। इस बार का जो बजट था उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस 12 लाख पर हुआ। कितना बड़ा रिलीफ है? ये बहुत बड़ा रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए। इससे क्या था, सेविंग होगी लोगों की। सेविंग से क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या कुछ परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ कर सकता है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। मिडिल क्लास एक तरह से लॉटरी खुल गई मिडिल क्लास की, क्योंकि पहला सारा कुछ टैक्स में चले जाता था, आदमी को कुछ नहीं बचता था। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ा सौगात है मोदी गवर्नमेंट की है। ऐसा पहला कभी इतनी बड़ी सौगात कभी मोदी गवर्नमेंट से मिली नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रही है। लोग अच्छा लोगों को अच्छा मिलेगा। मिडिल क्लास की जो उम्मीदें थी, जो मिडिल क्लास जैसे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सैलरी इनकम क्लास, वो लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होते होते हर साल थोड़ा बढ़ते जा रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो ये रिलैक्सेशन दी है 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स की, ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है एक मिडिल क्लास के लिए। और इससे मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने एक जो बजट की जो एक सबसे बड़ी जो घोषणा है वो यही है कि मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया सरकार के द्वारा। 12 लाख का अगर टैक्स है, इसमें कोई हिडन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हिडन है तो आई हैव टू चेक इट। अभी मेरे को कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या उसमें क्लॉज हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या उसके अंदर कैलकुलेटेड है, क्या क्या नहीं है। वो तो नेक्स्ट हम जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे देन हमें पता लगेगा। बिल जो आया है इसका बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए तो, लेकिन बहुत अच्छा बजट है। लोग मान रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मध्यम वर्ग की जो सुविधाएं हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनका यहाँ पर ध्यान वो रख रही है। इससे ना केवल उनको फ़ायदा मिलेगा बल्कि उनके परिवार को भी फ़ायदा मिलेगा। कैमरा राजेश शर्मा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो बजट का इस बार चौतरफा स्वागत हो रहा है और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।